हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जेई एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। तो इस सेशन में मैं ओनली 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं और उनसे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोग कुछ भी मिस ना करें इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। लेट्स लर्न सिविल इंजीनियरिंग। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स। ये ऑप्शन है, एसएससी जेईई 2008 का क्वेश्चन है। एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक मटेरियल जो है हुक्स लॉ को फॉलो करता है किस लिमिट के अंदर। विद इन इलास्टिक लिमिट होगा या प्लास्टिक लिमिट होगा या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपको यही बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे यदि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समथिंग इस तरीके से होता है। वाई एक्सिस पे होगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा एक्स एक्सिस पे। इस तरीके से कुछ कर्व बनता है। पॉइंट ए होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ए। यहाँ पे आएगा बी। पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब इस रेंज में सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मीन्स स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। और हुक्स लॉ भी तो यही होता है ना। हुक्स लॉ क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद देखो बी क्या होता है, बी होगा हमारा इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में डिफरेंस क्या होगा, इलास्टिक लिमिट ऐसा लिमिट है, मीन्स यदि आप स्ट्रेस को यहाँ तक बढ़ाओगे उसके बाद यदि आप स्ट्रेस को हटा लेते हो तो मटेरियल अपना पुराना शेप रिगेन कर लेगा, मीन्स जैसे प्रारंभिक कंडीशन में था वैसे फिर से वो शेप गेन कर लेगा। ओके, इसे बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट। उसके बाद आता है सर ये होता है हमारा इलास्टिक पॉइंट। पॉइंट बी हमारा होता है इलास्टिक लिमिट। उसके बाद पॉइंट सी होता है अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी इज कॉल्ड एज लोअर यील्ड पॉइंट। इसको इरेज कर देते हैं पहले। ओके, डी इज कॉल्ड एज पॉइंट डी, लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद ई होता है हमारा अल्टीमेट पॉइंट और एफ होता है फ्रैक्चर पॉइंट, मीन यहाँ पे जाके मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस लेवल करिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, तो अब देखो इस हिसाब से आप इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट होगा या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आंसर होगा इसका सी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, समझ में आ गया ना क्यों होगा, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे देखो बस ये पॉइंट तक वो मटेरियल जो है हुक्स लॉ को फॉलो करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The property of material by which it can be drawn into smaller section by application of tension is called। मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी बताना जिसके कारण हम लोग मटेरियल को स्मॉलर सेक्शन में हम लोग ड्रा कर सकें। क्या होगा ये, प्लास्टिसिटी होगा, डक्टिलिटी होगा, इलास्टिसिटी होगा, मेलेबिलिटी होगा। बहुत से स्टूडेंट ऑप्शन बी और सी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। प्लास्टिसिटी तो नहीं होगा और मेलेबिलिटी भी नहीं होगा, ये समझ जाते हैं, बट उनको बी और सी में कंफ्यूजन होता है कि डक्टिलिटी होगा या इलास्टिसिटी होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन में बोला क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन। ओके, इलास्टिसिटी क्या होता है, यदि हम किसी मटेरियल को उस पर लोड लगाते हैं, लोड लगा के खींचते हैं
तो उसका डिफॉर्मेशन होगा। और यदि मैं लोड को हटा लेता हूँ तो मटेरियल अपना पुराना शेप पुनः प्राप्त कर लेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी होता है इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। बट ये आता क्यों है, मीन्स ये डिफॉर्म क्यों हो रहा है? इसको जब हम खींचते हैं यहाँ से पुल करेंगे तो इसका एक्सपेंशन होगा, वो क्यों होता है? उसे हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी होता है वो डक्टिलिटी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी होगा इसका आंसर, इलास्टिसिटी नहीं होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो हर बार लगभग आता है, एसी एंड एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है ये। द रिलेशन बिटवीन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एन शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को हम लोग कहें कि जी भी लिखा मिलता है हमको, ई हो या जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहीं कहीं ई मिलता है, कहीं कहीं जी। तो इसका रिलेशन देखो क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको याद रखना। ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू एंड सेकंड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखना अच्छे से। कहीं कहीं क्या होता है कि म्यू की वैल्यू पूछ लेगा, तो आप लोग यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो म्यू की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू एंड ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ई इज इक्वल टू 2n 1 प्लस म्यू। ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे n को बोला है, यहाँ पे कैपिटल जी, यहाँ पे n, तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट, मीन्स मटेरियल को आप लोग डक्टाइल कब बोलोगे? चार ऑप्शन है। हैज, इफ इट हैज लिटिल प्लास्टिक elongation range, हैज लॉन्ग प्लास्टिक elongation range, could be hammered into a very thin sheet, shows large elastic strain। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिटिल प्लास्टिक elongation होना चाहिए या लॉन्ग प्लास्टिक elongation होना चाहिए, कुड बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट या लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन। तो जैसे कि डक्टाइल मटेरियल पूछा है तो लग रहा है कि लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन होना चाहिए, इलास्टिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो डक्टाइल होगा मटेरियल, बट ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों? आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे कि रबर इज मोर इलास्टिक, रबर इज मोर इलास्टिक या डक्टाइल देन स्टील। मीन्स रबर जो होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक इलास्टिक मटेरियल होता है ना। ऐसा क्यों? हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डक्टिलिटी को डिफाइन किया गया है ना, उसको किस रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन किया गया है वो देखो। तो हम लोग डक्टिलिटी को जो डिफाइन किए हैं वो यील्ड पॉइंट के बाद डिफाइन किए हुए हैं। मतलब यील्ड पॉइंट रीच करने के बाद जो मटेरियल ज़्यादा डिफॉर्म होगा बिफोर फ्रैक्चर, उसे हम लोग ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। रबर के साथ क्या होता है, जब ये अपनी इलास्टिक रेंज में रहता है ना, जैसे मान लो यहाँ तक लोड लगाया, उसके बाद लोड अगर मैं हटा लिया तो अपना शेप रिगेन कर लेगा ये रबर विद इन इलास्टिक लिमिट। बट जैसे ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा ये तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, मीन्स तुरंत टूट जाएगा। रबर के साथ यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही जब तक आप इसको इलास्टिक लिमिट में रखोगे ये स्ट्रेस स्ट्रेन, मीन्स आपने लोड लगाया, डिफॉर्म हुआ, लोड हटाया, तुरंत अपना शेप गेन कर लिया। बट जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करोगे तुरंत ये टूट जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें होता ही नहीं है थोड़ा भी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रबर जो है लेस इलास्टिक होता है। ओके, रबर इज लेस इलास्टिक एज कम्पेयर टू स्टील। इसको समझने के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कोई एक इलास्टिक या डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पे देखो पॉइंट पी है, पॉइंट पी क्या है? इलास्टिक लिमिट। उसके बाद ये वाई हो गया अपर यील्ड पॉइंट, एम हो गया अल्टीमेट पॉइंट और बी हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसमें देखो जो इलास्टिक स्ट्रेन है बहुत कम है बट प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक रेंज, ये हो गया इलास्टिक रेंज और ये हो गया प्लास्टिक रेंज। तो मटेरियल को इलास्टिक बोलना है या डक्टाइल बोलना है तो उसमें प्लास्टिक रेंज का होना जरूरी है। मीन्स इट हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, मीन्स प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की
जो एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिलियंस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर देने के पहले हम लोग इसका थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। मीन्स रेजिलियंस क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड वन इज कॉल्ड टफनेस। दीज पॉइंट्स लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले हम लोग देखते हैं रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। देखो, रेजिलियंस इज द स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर इलास्टिक लिमिट। मीन्स जब मटेरियल में लोडिंग जो है विद इन इलास्टिक लिमिट है, उस ड्यूरेशन में मटेरियल कितना एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है, अंडर इलास्टिक लिमिट। इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व अंडर इलास्टिक लिमिट। ओके, प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा? is the maximum strain energy that can be stored in a given volume of material up to elastic limit। मीन्स यदि आप इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जा रहा है आपका स्ट्रेन डायग्राम, देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलियंस। इसका डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग। ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम, और सपोज ये हो गया हमारा इलास्टिक रेंज ना, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है। यदि सपोज लोडिंग जो है हमारा स्ट्रेस लेवल यहाँ तक रीच कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक, और ये हमारा यील्ड पॉइंट है, तो ये विद इन यील्ड पॉइंट है। तो इस टाइम में जितना ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा वो क्या होगा? एरिया अंडर स्ट्रेन डायग्राम। और सपोज ये हमारा है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, और ये वाला पॉइंट हमारा है यील्ड पॉइंट सिग्मा वाई। और सपोज लोडिंग जो है हमारा, लोडिंग से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो यहाँ तक है सिग्मा, सपोज सिग्मा 1। इसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, लोड है तो हम लोग इसको पी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा नहीं बोलते हैं, पी बोलते हैं। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ आएगा, सपोज डिफ्लेक्शन वाई मान लेते हैं। तो जो ये वाला एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व, ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेजिलियंस। और यदि लोड को हम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पी वाई मीन्स इलास्टिक लिमिट तक पहुँच जाते हैं यहाँ तक, तो जो इसका एरिया आएगा स्ट्रेन डायग्राम, उसे हम लोग बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। मीन्स रेजिलियंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लोग प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। बस इतना यहाँ पे समझना है हमको। ओके, प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। It means when the resilience becomes maximum, it is said to be proof resilience। मीन्स रेजिलियंस की जो मैक्सिमम वैल्यू, पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू होगा वो प्रूफ रेजिलियंस के बराबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। सपोज दिस पॉइंट इज ए, और ए क्या है? इलास्टिक लिमिट। ए इलास्टिक लिमिट, यहाँ भी ए इलास्टिक लिमिट। और ये जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो विद इन मीन्स ए से कम है, तो जो एरिया होगा अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व होगा रेजिलियंस। और यदि ये इलास्टिक लिमिट को रीच करता है, जो स्ट्रेन डायग्राम है उसमें उससे करस्पॉन्डिंग जो लोड पी है ये इलास्टिक लिमिट को रीच करता है, देन इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज एरिया प्रूफ रेजिलियंस। तो एग्जाम में मान लो SSCJ में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, आपको इलास्टिक लोड दे देगा और डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस दे देगा, और पूछ लेगा कि इस मटेरियल का प्रूफ रेजिलियंस निकालो। तो आप लोग सिंपल इसका एरिया निकाल दीजिएगा 1/2 डेल्टा ई इंटू डी ई। यहाँ पे पी होगा, सॉरी ये वाला होगा पी होगा, ठीक है, लोड, और ये डेल्टा ई है, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस मैंने पढ़ लिया, उसके बाद प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब देखेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यदि मटेरियल का जो वॉल्यूम है यूनिट होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो होता था एरिया ऑफ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, बट यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है डिफिनेशन में कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा विद इन इलास्टिक लिमिट, मीन्स इलास्टिक लिमिट को हमको क्रॉस नहीं करना है। देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। ये हो गया इलास्टिक लिमिट और स्ट्रेस लेवल करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए इज सिग्मा वाई और स्ट्रेन कितना है एप्सिलॉन ई। ओके, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 सिग्मा वाई एप्सिलॉन ई, दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो है डिफाइन है यूनिट वॉल्यूम के लिए। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब ये हुआ कि किसी भी एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्टील का मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस सपोज कुछ है, मान लो पी है, बोलेगा यदि मैं इसकी लंबाई को दोगुना कर दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया को दोगुना कर दूं, तो इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया रहेगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? इट विल नॉट चेंज। एक ऑप्शन रहेगा कि इट विल रिमेन सेम, तो इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, इसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टील है तो स्टील के लिए कुछ फिक्स होगा, कॉपर है तो कॉपर के लिए फिक्स होगा, आयरन है तो आयरन के लिए फिक्स होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, टफनेस क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। नाउ विल डिस्कस अबाउट टफनेस। टफनेस क्या होता है? टफनेस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। तो जहाँ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा इम्पैक्ट लोडिंग, आप लोग को यूज क्या करना है? टफनेस वाला कॉन्सेप्ट। इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर लिमिट। मीन्स ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा, सॉरी लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम हमारा फ्रैक्चर लिमिट तक रीच करता है, फ्रैक्चर लिमिट तक, तो हम लोग इसे बोलेंगे टफनेस। और यदि ये हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, यदि मॉडुलस ऑफ टफनेस पूछेगा तो क्या करोगे? ये लोड को हम लोग स्ट्रेस डायग्राम और डिफ्लेक्शन को स्ट्रेन, तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो वहां से जो हमको एरिया मिलेगा वो होगा मॉडुलस ऑफ टफनेस, और इसका जो एरिया मिलेगा देखो यहाँ पे, इसे हम लोग बोलेंगे टफनेस। और यदि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता तो मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस देख लो, वही फ्रैक्चर लिमिट तक जाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। It is the maximum strain energy that can be stored in a unit volume of material up to fracture limit. It is equal to the area of the stress strain diagram up to fracture limit. Okay? तो इस तरीके से हम लोगों ने इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको डिस्कस किए। क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आएगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन था ना, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज, क्या होगा? हार्डनेस तो नहीं होगा, ब्रिटलनेस भी नहीं होगा, सॉफ्टनेस भी नहीं होगा, ये होगा टफनेस। देखा ना अभी आपने, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड एज टफनेस। अभी तो जस्ट बताया था यहाँ पे टफनेस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, for a beam carrying a uniform distributed load, the strain energy will be maximum in case, means strain energy maximum कब होगा? यदि ये broad cantilever beam हो, fixed at both ends, cantilever beam, simply supported beam, तो strain energy का फार्मूला क्या होता है? U is equal to integration m square dx upon 2i। इन केस ऑफ बेंडिंग हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम उस बीम में होगा जिसमें मोमेंट मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू किस टाइप ऑफ बीम में होता है? ब्रॉड कैंटिलीवर और फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? यदि ये यूडियल इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या होगा? WL²/8। और यदि ये कैंटिलीवर है तो WL²/2। यदि ये फिक्स्ड है तो WL²/12 ये होता है ना। और जो इसका वैल्यू होता है क्या होता है? वो इसका वैल्यू
एग्जैक्ट वैल्यू तो प्रॉपर्टी कैंटिलीवर में क्या होता है, हम लोग निकाल सकते हैं ना, इसका तो अभी वैल्यू हमको याद नहीं है, बट इस सबसे कम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा, WL²/2 होगा, ओके। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/2 जो कि कैंटिलीवर बीम में होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। यू मैक्सिमम होगा जब एम की वैल्यू मैक्सिमम होगा, और सब कुछ तो सेम बोला है ना, लेंथ सेम है, ई सेम है, आई सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा इन द कैंटिलीवर बीम, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैनल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI कैरीज अ यूनिट पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर, द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग इज। यहाँ भी आपको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन m²dx/2EI। हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। लोडिंग दिया हुआ है 1 यूनिट, आप लोग रिएक्शन कैलकुलेट कर लोगे, 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये सिमेट्रिक बीम है, यहाँ से देखोगे सिमेट्रिक है, मीन्स जैसे इधर वैसे इधर ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ पार्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके सेक्शन यहाँ पे लेते हैं XX। एट एनी सेक्शन XX बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय, यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स, ओके। नाउ इनफाइनेटसिमल स्ट्रेन एनर्जी एट अ सेक्शन इज गिवन बाय, मीन्स हम लोग इस सेक्शन पे स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं, क्या होगा, m²dx/2EI, m²dx/2EI, m की वैल्यू क्या है, x/2, इसलिए u, यदि मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा तो इंटीग्रेट कर दूंगा विद इन लिमिट, मीन 0 to L/2 हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, du इंटीग्रेशन, du मीन्स इंटीग्रेशन, du के स्थान पे m²dx/2EI, u इज इक्वल टू 0 to L/2, क्योंकि ये बीम सिमेट्रिक है इसलिए हम लोग सिमेट्री का फायदा उठा के ओनली 0 to L/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई विद 2, यहाँ पे देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। 0 to L/2 m²dx/2EI, ये हो जाएगा x²dx/4EI, 2 इंटू 2 4, x²dx/4EI। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे x² का तो x³/3, ये हो जाएगा x³/3, यहाँ पे लिमिट लगा दोगे तो L³/96EI। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, SSC एग्जाम में टाइम नहीं होता, ESE में भी टाइम नहीं होगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग सिंपली रिजल्ट को याद कर लेंगे, L³/96EI, L³/96EI। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स, मीन्स बोल रहा है कि यदि मैं स्टील में कार्बन का परसेंटेज को बढ़ाऊंगा तो क्या डिक्रीज करेगा। तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक होता है, हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कार्बन यदि मैं बढ़ाता हूँ तो हम लोग बढ़ाते क्यों हैं, जिससे कि हमको स्टील का जो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले, तो परसेंटेज कार्बन को बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। बट इसका जो बैड इफेक्ट है वो क्या है, इसका बैड इफेक्ट ये होता है कि हमारे स्ट्रक्चर का डक्टिलिटी कम हो जाता है। जब डक्टिलिटी कम हो रहा है इसका मतलब ब्रिटलनेस बढ़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला था, विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, ये आप समझ जाएगा, डी सही हो जाएगा। हार्डनेस भी बढ़ जाएगा और ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग एक लिमिट तक ही परसेंटेज कार्बन को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग स्ट्रेंथ बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कार्बन को बढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है, एक लिमिट तक रखते हैं हम लोग, ओके। यदि मैं बहुत बढ़ा दोगे तो डक्टिलिटी बहुत कम हो जाएगा स्ट्रक्चर का। नाउ ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, the stress level below which a material has high probability of not failing under reversal of stress is known as। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है, द स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, मीन्स यदि कोई स्ट्रक्चर है, कोई मटेरियल है, वो अंडर रिवर्सल स्ट्रेस मीन्स उस पर लोड अप्लाई कर रहे हो फिर हटा रहे हो, मीन्स वी कैन से लाइक साइक्लिक लोड, यदि कोई मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग देन मीन्स किस लेवल तक स्ट्रेस होगा कि वो फेल नहीं करेगा ना, इज इट इलास्टिक लिमिट और एंडोरेंस लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट और टॉलरेंस लिमिट। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो,
इसका आंसर क्या होगा? इलास्टिक लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। तो इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है? इट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस बिलो विच देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्पेसिमेन इज नॉट गोइंग टू फेल आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स। लोड साइकिल मीन साइक्लिक लोडिंग। आप लोड अप्लाई कर रहे हो, फिर हटा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, हटा रहे हो। ओके, साइक्लिक लोडिंग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल को हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 10⁶ साइकिल बोल सकते हैं। इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग द डिजाइन स्ट्रेस बिकम्स एंड्योरेंस लिमिट। मीन्स यदि कोई स्पेसिमेन अंडर साइक्लिक लोडिंग वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग किस लिमिट के लिए डिजाइन करेंगे? मीन्स यील्ड स्ट्रेस के लिए डिजाइन करेंगे, या प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए डिजाइन करेंगे, या एंड्योरेंस लिमिट के लिए डिजाइन करेंगे? तो इसको हम लोग एंड्योरेंस लिमिट के लिए डिजाइन करेंगे। तो ऑप्शन में सिंपल पूछ सकता है कि कोई स्पेसिमेन है जो कि जिसके लिए सिग्मा वाई की वैल्यू 250, यील्ड स्ट्रेस 250 है, और एंड्योरेंस लिमिट दे दिया सपोज 186। ऐसे मतलब एक दो ऑप्शन और दे देगा, तो आपको पूछेगा उसको हम लोग किस स्ट्रेस लेवल के लिए डिजाइन करेंगे। तो आंसर हो जाएगा सिग्मा वाई, सिग्मा एंड्योरेंस लिमिट मीन सिग्मा ई। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या थियोरेटिकल भी आ सकता है, तो आप लोग कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन क्या होगा? इसका भी आंसर एंड्योरेंस लिमिट। ESC 1996, ये वाला क्वेश्चन भी कब आया था? 1995। सेम 95 में आया, 96 में सेम क्वेश्चन आया था। क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। क्रीप क्या होता है? हम लोग क्रीप के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो क्रीप बेसिकली क्या होता है? क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन अ कांस्टेंट लोड इज अप्लाइड अंडर इलास्टिक लिमिट। ये ध्यान देना, अंडर इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग passage of time, आफ्टर अ लॉन्ग passage of time। तो देखो यहाँ पे क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विथ टाइम एट कांस्टेंट लोड। तो कांस्टेंट लोड तो होना जरूरी है, वायरिंग लोड से नहीं आएगा, क्योंकि जो क्रीप का इफेक्ट आता है वो ड्यू टू डेड लोड होता है, उसमें लाइव लोड का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब दो ऑप्शन बचा, प्लास्टिक स्ट्रेन विथ टाइम एट कांस्टेंट लोड या इलास्टिक स्ट्रेन विथ टाइम एट कांस्टेंट लोड। तो ये होता है ड्यू टू प्लास्टिक स्ट्रेन। देखो यहाँ पे क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता कि मतलब क्रीप आया फिर चला गया, जाएगा नहीं कभी। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक स्ट्रेन मीन्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम लोग। क्रीप डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक टाइम, टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड ETC। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है? होमोलोगस टेम्परेचर, व्हाट इज दिस? लेट अस सी। एट एलिवेटेड टेम्परेचर मीन्स जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो द रेट ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन इज वेरी हाई। मीन्स क्रीप डिफॉर्मेशन की रेट भी बढ़ने लगती है। When the temperature becomes the half of the melting point temperature, creep becomes intolerable। मीन्स इनटोलरेबल हो जाता है। इसका मतलब वो स्पेसिमेन जो है और ज़्यादा क्रीप को सहन नहीं कर पाएगा, मीन्स उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। सच टेम्परेचर इज नोन एज होमोलोगस टेम्परेचर। तो होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है? हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। सपोज स्टील के लिए मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आपको M दिया हुआ है, कैपिटल M। तो आपसे पूछा है होमोलोगस टेम्परेचर क्या होगा? तो M/2। बस याद रखना क्या होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो सिंपली टिक मार देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। सम स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम sustained loads deform progressively with time, especially at elevated temperatures. What is such a phenomena called as? क्या होगा ये? सस्टेन लोड्स मीन्स फिक्स लोड और एलिवेटेड टेम्परेचर। तो क्या है ये? क्रीप ही है ना। क्रीप का डेफिनेशन देखो पीछे, वही तो है, क्रीप है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये स्टेट स्ट्रेन डायग्राम क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे बहुत आसानी से। कंसिडर द फॉलोइंग सैलिएंट पॉइंट्स इन स्टेट स्ट्रेन डायग्राम करो ऑफ माइल्ड स्टील बार।
यील्ड पॉइंट क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, यील्ड प्लेटिव क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट क्या होगा। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे ऑकर while टेस्टिंग द माइल्ड स्टील बार इन टेंशन फ्रॉम इनिशियल जीरो स्ट्रेन टू फेलियर। तो स्टेट स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया था, यहाँ पे देखो। तो पहले क्या आता है, ये वाला पॉइंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पहले आएगा, उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, देन यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो 4 के बाद 1, यील्ड पॉइंट ये हो गया ना, पहले 4 आएगा, देन यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट के बाद ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड प्लेटिव, देन थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट आएगा, ये वाला अल्टीमेट पॉइंट, एट लास्ट फ्रैक्चर पॉइंट, ओके, ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका सी, पहले 4 देन 1 3 5 2 सीक्वेंस पूछा था ना, ये हो गया। उसके बाद 15 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर स्टैंडर्ड। तो देखो ये क्वेश्चन ईएससी 2003 में आया हुआ था, उसके बाद एसएससी जेईई में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है। मैंने स्टार्टिंग में यही सब क्वेश्चन करवाया ना, 2-3 क्वेश्चन। तो क्या होगा, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर इज कॉल्ड एन डक्टाइल मटेरियल हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सिविल स्क्वाड गेट एंड डीसी नाम से है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।